सभी को जय हिंद। मैं हूं तौसीफ रेजा और आप देख रहे हैं मार्गदर्शन एजुकेशन पॉइंट। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे, जो व्याकरण से लेकर अपर लेवल तक हम लोग चलेंगे। एक एक बिंदु को हम लोग समझेंगे बारीक रूप से। और व्याकरण सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही यूजफुल रहता है। 10वीं हो, 12वीं हो, या आप अगर आगे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हिंदी व्याकरण अहम भूमिका निभाता है। तो समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि क्या पॉइंट है, कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो पहला हम लोग शुरू कर रहे हैं व्याकरण। व्याकरण क्या होता है, जिसको इंग्लिश में ग्रामर बोलते हैं। ये व्याकरण क्या है? तो व्याकरण को एक सरल लाइन में अगर हम बोले तो व्याकरण वह विद्या या ज्ञान है जो हमें हिंदी भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना तथा लिखना सिखाता है। अच्छा, हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो हिंदी भाषा को लेंगे। जैसे संस्कृत व्याकरण होता है, हिंदी व्याकरण होता है, इंग्लिश के लिए अंग्रेजी इंग्लिश ग्रामर होता है ना। तो सभी लैंग्वेज के लिए जो है अपना अपना व्याकरण होता है, जो नियम कानून बनाता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण के लिए। तो व्याकरण वह विद्या या ज्ञान है जो हमें हिंदी भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाता है। अगला फिर वही पॉइंट है, व्याकरण को ही बताया गया है। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना सीखता है। शुद्ध बोलना यानी पढ़ना, लिखना सीख जाता है, समझना सीखता है, तो वो व्याकरण है। ठीक है। व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया है। व्याकरण को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। पहला है, ऐसे होता है वर्ण विचार, हम लोग पढ़ते हैं। शब्द विचार, वर्ण विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार, छंद विचार। ये 5 प्रकार है। लेकिन आप गौर से देखिएगा तो यहाँ पर कहा गया है व्याकरण के 3 खंड हैं। अब इसमें वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार दिया गया है। ये 2 चिन्ह और छंद को नहीं दिया गया है। तो ये चिन्ह और छंद को, दोनों जो पॉइंट है, प्रकार है इसका व्याकरण का, ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं कि ये तीनों में थोड़ी थोड़ी लगाकर पढ़ लेते हैं, तब जाकर हमारा व्याकरण 3 खंडों में बढ़ता है। लेकिन अगर हम लोग एग्ज़ाम का बात करें, एग्ज़ाम पर्पस में अगर पूछा जाए, एग्ज़ाम में पूछा जाए कि व्याकरण कितने होते हैं, तो व्याकरण 5 होते हैं, यानी 5 प्रकार में बांटा गया है व्याकरण को। ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन आगे जब आप किसी प्रतियोगी परीक्षा का जब तैयारी करेंगे तो उसमें व्याकरण जो है 3 भागों में बांटा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो अभी आपके लिए व्याकरण 5 प्रकार के हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं व्याकरण का इतिहास क्या रहा है। आखिर ये हिंदी व्याकरण कैसे शुरू हुई, इतिहास थोड़ा सा गौर देंगे। हिंदी व्याकरण एक मिनट। हिंदी व्याकरण का सबसे पुराना ग्रंथ बनारस के, थोड़ा ध्यान रखिएगा, बनारस के
दामोदर पंडित द्वारा रचित ग्रंथ उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है ये दामोदर पंडित जी के द्वारा लिखी गई सबसे पहला ग्रंथ है, सिद्ध होता है, जो व्याकरण के लिए लिखा गया था। और इसकी रचना 12वीं शताब्दी में किया गया था। कब किया गया था? 12वीं शताब्दी में किया गया था। और उसी समय से हिंदी का क्रमिक विकास इनके ग्रंथ से मिलता है और व्याकरण आगे बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ देखेंगे कि हिंदी व्याकरण का रचनाकार कौन थे। तो हिंदी व्याकरण का रचनाकार दामोदर पंडित जी हैं, जो बनारस घराने से आते हैं, बनारस से संबंधित हैं। और ये रचना 12वीं शताब्दी में किया गया था। उनका रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। क्या है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, यहाँ से है यहाँ तक उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, तो ये बहुत मतलब गहरी जानकारी है, तो इसको संयोग कर रखिएगा। तो हम लोग ये देख लिए कि व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा व्याकरण की इतिहास क्या रहा है, व्याकरण किसने लिखा था। तो दामोदर पंडित जी ने लिखा था। कहाँ से संबंधित थे? तो बनारस से संबंधित थे। बनारस उत्तर प्रदेश, अपना पड़ोसी राज्य। उनका ग्रंथ का क्या नाम था? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण। क्या नाम था? उक्ति व्यक्ति प्रकरण था। वह 12वीं शताब्दी में रचा गया था। उसी समय से क्रमिक जो है व्याकरण का चर्चा देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर बात करें कि हिंदी व्याकरण का जनक कौन है, तो जो मतलब पहली बार व्याकरण लिखे वही हिंदी व्याकरण का जनक होंगे। तो हिंदी व्याकरण के जनक श्री दामोदर पंडित जी हैं। श्री दामोदर पंडित जी हैं, जो कहाँ से मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं? बनारस से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? बनारस से करते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि जब हिंदी व्याकरण का जनक दामोदर पंडित जी को कहते हैं, तो पाणिनि कौन थे? एक हम लोग मतलब शुरू से पढ़ते आए हैं पाणिनि। तो पाणिनि जो थे वह संस्कृत व्याकरण के रचनाकार थे। कौन थे? संस्कृत व्याकरण के रचनाकार थे। ठीक है, तो इतना बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब पहला प्रकार हम लोग जानेंगे कि वर्ण विचार क्या है। जैसे हम लोगों ने जाना कि व्याकरण 5 भागों में बटा हुआ है, वर्ण विचार पहला आया। तो वर्ण विचार है क्या, एक एक करके हम लोग जानेंगे। तो वर्ण विचार में हम लोग वर्ण के बारे में देखें। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकते। खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकता, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे अ, हर्ष उ, क हलंत। अच्छा, यहाँ पे क हलंत, ख हलंत आदि दिया गया है। अब क्या हम अ को तोड़ सकते हैं और नहीं तोड़ सकते हैं? तो ये हमारा वर्ण हो गया। क्या हो गया? वर्ण हो गया। ठीक है, क हलंत। क हलंत कहने का मतलब होता है कि इसमें अ की मात्रा नहीं है। अगर इसमें अ की मात्रा होती तो ये इस तरह से क होता, इसमें कोई हलंत, कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता। लेकिन इसमें हलंत, इसको हलंत बोलते हैं। जिसमें इसमें हलंत लगाया गया है, तो इसके मतलब है कि क में अ की मात्रा नहीं है। जब क में अ की मात्रा नहीं है तो इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, हम लोग ये देखे हैं कि क को अगर हम लोग तोड़े तो क हलंत जोड़ अ आता है, लेकिन
अगर हम लोग क हलंत को अगर तोड़े तो ये नहीं टूटेगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या हो रहा है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसके खंड टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसके खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते। कैसे करेंगे हम लोग। अ का कोई उपाय है खंड टुकड़ा करने का, कोई उपाय नहीं है। क हलंत का कोई उपाय है कि इसका जो है हम लोग खंड या टुकड़ा कर सके, नहीं है, नहीं होने वाला है। तो ये हमारा वर्ण हो गया, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, बिल्कुल वर्ण को अक्षर कहते हैं। यानी जो क्षर ना हो, क्षर मतलब विनाश, अर्थात जिसकी विनाश ना हो, जिसकी विनाश ना हो वो अक्षर है, और वर्ण को हम लोग अक्षर कहते हैं। हर वर्ण की अपनी लिपि होती है, लिपि लिखने का माध्यम, ठीक है। हर वर्ण की अपनी अपनी होती है। लिपि को ही वर्ण संकेत भी कहा जाता है। लिपि को क्या कहते हैं, वर्ण संकेत। ध्यान रखिएगा, लिपि को वर्ण संकेत कहा जाता है, ठीक है। अब हिंदी में वर्ण कितने होते हैं, बहुत बढ़िया, मतलब क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं क्वेश्चन कि हिंदी में वर्ण कितने होते हैं। तो हिंदी में वर्ण जो है वो 52 है। कितने हैं, 52 है। 52 वर्ण है हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को कुछ क्वेश्चन ये मिल गया कि वर्ण किसे कहते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता। जैसे अ, हर्षो उ, क हलंत, ख हलंत ना, च हलंत, ये भी। फिर हमने बताया कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इससे छोटी हो ही नहीं सकती, उसका दूसरा खंड हो ही नहीं सकता है। इसके खंड और टुकड़ा कभी नहीं हो सकते हैं। किसका, वर्ण का। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, यानी जो जिसका विनाश ही ना हो, जिसका क्षर ना हो। हर वर्ण की अपनी क्या होती है, लिपि होती है। अब लिपि क्या होता है, तो लिखने का माध्यम है, ठीक है। जैसे आप एग्जाम में गए होंगे तो वहाँ पे देवनागरी, रोमन ना, ये देखे होइएगा, फॉर्म पे भरा जाता है। हिंदी में जो वर्ण है वो कितने हैं, 52, ठीक है। अब कैसे 52 है, इसको हम लोग आगे धीरे धीरे तूर के समझेंगे। अगला हमारा पॉइंट है, वर्णमाला किसे कहते हैं, यानी वर्णमाला क्या है, ठीक है। वर्णमाला क्या है, तो देखेंगे वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला, अल्फाबेट कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। ये कॉपी कलम लेकर बैठे रहिएगा और लिखिएगा, बहुत एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब अगला जो पॉइंट है अपना, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, 46 होते हैं। कितने होते हैं, 46 होते हैं। अब कैसे होते हैं इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, धीरे धीरे सब डिफाइन करेंगे, ठीक है। इतना याद रखिएगा। आगे है, वर्णमाला 2 प्रकार के होते हैं। वर्णमाला के 2 भेद है। कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। एक है क्या, स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। एक है स्वर वर्ण और दूसरा क्या है, व्यंजन वर्ण, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे स्वर वर्ण के बारे में, ठीक है। किसके बारे में जानेंगे, स्वर वर्ण के बारे में जानेंगे। स्वर वर्ण, स्वर वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता
की आवश्यकता नहीं होती है किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता। अच्छा, दूसरा वर्ण क्या है? हमारा व्यंजन होगा। व्यंजन होगा। हम व्यंजन की सहारा, किसी भी वर्ण की सहारा नहीं लेते हैं और बिना रुकावट के स्वर का उच्चारण किया जाता है, उसको हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। यानी जिसका उच्चारण किया जाए वो स्वर वर्ण है। ठीक है। इसके उच्चारण में कंठ, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट हो जाएगा, एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन बन जाएगा इससे ऑब्जेक्टिव। इसके उच्चारण में कंठ, तालु का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि स्वर के उच्चारण में किसका उपयोग किया जाता है? तो कंठ और तालु का। किसका उपयोग किया जाता है? कंठ और तालु का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब ये देखेंगे कि स्वरों की संख्या कितनी है। स्वरों की संख्या 13 है। कितनी है? स्वरों की संख्या जो है वह 13 है। हम लोग बचपन में इस तरह से पढ़े होइएगा, अ आ ई उ ना, पढ़े हुए हैं। तो ये टोटल जो है 13 होते हैं। ठीक है। किसका? स्वरों की संख्या 13 होते हैं। अब आपके मन में चलेगा, सर हम लोग अंग अह भी पढ़े थे, ये दोनों कहाँ चला गया? तो ये दोनों जो है अयोगवाह के अंतर्गत आता है। और कैसे आता है तो हम लोग आगे जो है डिस्कशन कर लेंगे बेहतर ढंग से। ठीक है। अभी फिलहाल जो है यह समझते हैं। लेकिन अच्छा, एक और बात आप जान लीजिए कि कुछ सालों बाद आने वाले व्याकरण की बुक में संशोधन किया जा रहा है और उसमें स्वरों की संख्या जो है वह 11 कर दिया जाएगा। कहीं कहीं जो अभी न्यू एडिशन आ रहा है उसमें जो है कहीं कहीं 11 भी दिया गया है। अब 11 कैसे दिया जा रहा है? तो उसमें से जो है ये री और री दोनों को, री और री दोनों को हटाया जा रहा है। ठीक है। तो इस तरह से 11 बन जाएगा और पूरा रहेगा तो वो 13 हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है तो 13 होती है। ठीक है। अब आने वाले कुछ सालों में सामान्य हो जाएंगे 11। ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, कालमान के अनुसार स्वर के 2 भागों में बांटा गया है। स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। एक है हर्षो स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। एक है हर्षो स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। तो इसको हम लोग एक एक करके जान लेते हैं। ठीक है। अब देखिए हर्षो स्वर क्या है। जिन स्वरों के उच्चारण में यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, कम समय लगता है। क्या होता है? कम समय लगता है, उसे हर्षो स्वर कहा जाता है। ठीक है। जैसे अ, ई, उ, री, री, ये हर्षो स्वर के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? हर्षो स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं। ठीक है। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है आगे दीर्घ से पढ़ेंगे। ठीक है। और इसको सही से नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बनने वाला है आपके लिए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।